आज अपन ऊतक के बारे में अध्ययन करेंगे। ऊतक को इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं, यानी कोशिका की जो इकाई होती है, जो कोशिका होती है जो आपस में जुड़कर जिसका निर्माण करती है, वो ऊतक कहलाती है, यानी टिश्यू कहलाती है। पादप ऊतक और जंतु ऊतक। पहला है अपना पादप ऊतक। इसमें आ गया अपना विभज्योतक ऊतक और स्थायी ऊतक। यानी पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, विभज्योतक और स्थायी ऊतक। विभज्योतक के तीन भाग होते हैं, शीर्षस्थ, पार्श्वी और अंतर्विष्ट ऊतक। स्थायी वाले दो प्रकार के होते हैं, सरल और जटिल। पादप ऊतक विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है। आकार, आकृति और मोटाई निश्चित होती है। किसमें? पादप ऊतक में। जीवित और मृत दोनों हो सकते हैं और रिक्तिकाएं उपस्थित होती है। कौन से वाले ऊतक में? पादप ऊतक में। इसके जो पार्ट है विभज्योतक ऊतक, इसकी क्या विशेषता है कि यह अविभेदित ऊतक है। इसमें विभाजन की क्षमता बनी रहती है, अर्थात कोशिका चक्र लगातार बना रहता है। सभी कोशिकाएं अपरिपक्व होती है, यानी परिपक्व नहीं होती है। इसकी कोशिकाएं पतली भित्ति युक्त होती है। किसकी? विभज्योतक ऊतक की जो कोशिकाएं होती है वो पतली भित्ति युक्त होती है, जो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। इन कोशिकाओं में प्राथमिक कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। कौन सी भित्ति? प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है। किसमें? विभज्योतक ऊतक में। और देख लेते हैं कि कोशिकाओं के मध्य स्थान अनुपस्थित रहता है। कोशिकाएं गोल, अंडाकार, आयताकार, नाभिक बड़ा और स्पष्ट होता है। जो नाभिक होता है, केंद्र होता है, वो बड़ा होता है और स्पष्ट दिखाई देता है। जो संचित भोजन होता है वो अनुपस्थित होता है, यानी उपस्थित नहीं होता। संचित भोजन यानी इकट्ठा किया हुआ भोजन नहीं होता। रिक्तिकाएं भी नहीं होती है, अनुपस्थित होती है। इन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे अधिक होती है। ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे ज्यादा किसमें होती है? विभज्योतक ऊतक में। किसमें होती है? विभज्योतक ऊतक में, क्योंकि यह उपापचयी रूप से अधिक सक्रिय होता है, इसलिए विभज्योतक ऊतक में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे अधिक होती है। इसके बाद में आता है, इसके तीन भाग होते हैं, शीर्षस्थ, पार्श्व जिसको कैम्बियम भी बोलते हैं, और अंतर्विष्ट। शीर्षस्थ का क्या काम है कि जड़े तने के शीर्ष पर स्थित होता है। कौन सा ऊतक? शीर्षस्थ ऊतक कहाँ पर स्थित होता है? जड़े व तने के शीर्ष पर। लंबाई में वृद्धि करता है। किसमें वृद्धि करता है? लंबाई में वृद्धि करता है शीर्षस्थ। पार्श्व होता है, पार्श्व का मतलब होता है कि परिधि, यानी कि साइड में, यानी जड़े व तने की परिधि में स्थित होता है और मोटाई में वृद्धि करता है। ये लंबाई में शीर्षस्थ और पार्श्व मोटाई में वृद्धि करता है। अंतर्विष्ट ये क्या काम करता है कि पत्तियों के आधार व टहनियों की पर्व संधियों के दोनों ओर स्थित होते हैं। जो अंतर्विष्ट होता है वो पर्व संधियों के दोनों तरफ स्थित होता है। जो अपन ने विभज्योतक ऊतक पढ़े, ये तीनों इसके पार्ट। इसके बाद में आता है स्थायी ऊतक। कौन सा? स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक दो प्रकार होता है, सरल और जटिल। सरल के भी कितने भाग होते हैं? दो, संरक्षी और सहायक। कौन सा? संरक्षी और सहायक। जो संरक्षण प्रदान करता है उसको संरक्षी ऊतक, जो सहायता प्रदान करता है उसको सहायक ऊतक। संरक्षी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एपिडर्मिस और कोर्क। एपिडर्मिस और कोर्क। और जो सहायक ऊतक होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ध्यान रखना, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। जो पेरेन्काइमा है ये भी दो प्रकार का होता है। पहला है क्लोरेन्काइमा, ये कोलेन्काइमा, ये है क्लोरेन्काइमा, यह है एरेन्काइमा। जो पेरेन्काइमा के भी कितने भाग है? दो, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। इसका सबसे पहले देखेंगे सरल स्थायी ऊतक। इसकी क्या क्या पहचान है, यानी विशेषता है कि एक ही प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं। जो सरल स्थायी ऊतक होते हैं वो सिंगल सेल से बने होते हैं और जीवित होते हैं। कैसे होते हैं? जीवित होते हैं। गुण, क्वालिटी, यह पतली भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है। किसका? पतली भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना
होता है, एपिडर्मिस के नीचे स्थित होता है। जो सरल स्थायी ऊतक है वो कहाँ पर स्थित होता है? एपिडर्मिस के नीचे स्थित होता है। और पेरेनकाइमा सबसे अधिक पाए जाने वाला सरल स्थायी ऊतक होता है। जो पादप होता है उसमें जो ऊतक की बात करेंगे वो पेरेनकाइमा है, जो सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसके बाद में आता है संरक्षी, जो सरल स्थायी है उसका पहला पार्ट है संरक्षी और सहायक। तो संरक्षी है तो संरक्षी जो सुरक्षा प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। इसका पहला पार्ट है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस कहाँ पाया जाता है? कि पौधे के सभी भाग में पाया जाता है। पत्ती में पाया जाता है, जड़ में पाया जाएगा, तने में पाया जाएगा। और सबसे बाहरी परत होती है एपिडर्मिस की। कौन सी परत कहाँ पे होती है? सबसे बाहरी। एक क्यूटिकल से ढकी होती है। किससे ढकी होती है? क्यूटिकल एक पदार्थ होता है उससे ढकी होती है, जो कि एक मोम जैसा जल प्रतिरोधी पदार्थ होता है। मोम जैसा पदार्थ होता है तथा एपिडर्मिस कोशिकाओं का के द्वारा स्रावित किया जाता है। जो एपिडर्मिस है किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? कोशिकाओं के द्वारा। एपिडर्मिस के साथ साथ छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। जो छिद्र होते हैं उसको क्या कहते हैं? स्टोमेटा। एपिडर्मिस का कार्य क्या है? पौधों को सुरक्षा प्रदान करना। एपिडर्मिस की जो क्यूटिकल संरचना होती है यानी क्यूटिकल होता है, वाष्पोत्सर्जन को रोकती है। किसको रोकती है? वाष्पोत्सर्जन को रोकती है, जिससे पौधे झुलसने से बच जाते हैं। तो सुरक्षा हो गई। तो स्टोमेटा के द्वारा गैसों के आदान प्रदान तथा वाष्पोत्सर्जन में सहायता मिलती है। स्टोमेटा में क्या काम होता है? कि गैसों का जो आदान प्रदान होता है उसमें सहायता अपन को मिलती है। जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है कोर। इसकी कोशिका भित्ति सुवेरिन के जमाव के कारण मोटी होती है। कोर्क में कोशिका भित्ति मोटी होती है, किसके कारण? सुवेरिन के कारण। दूसरा पार्ट आता है अपना सहायक। सुरक्षा वाला हो गया, सहायक पढ़ेंगे। सहायक ऊतक, सहायक टिश्यू। इसका पहला पार्ट था अपना पेरेनकाइमा। कौन सा? पेरेन। वह सरल स्थायी ऊतक जिसकी कोशिकाओं की कुछ परतें आधारीय पैकिंग का निर्माण करती है। किसका? आधारीय पैकिंग का। इसे ही पेरेनकाइमा कहते हैं। पेरेनकाइमा में रिक्तिकाएं बड़ी होती है और मध्य में होती है। सेल्स गोल व अंडाकार होती है। कोशिकाएं द्रव्य संघनन जीवित होती है। पतली कोशिका भित्ति होती है। इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित होती है। यह भोजन का भंडारण करता है। भोजन का भंडारण कौन करता है? पेरेनकाइमा। और पौधों को सहायता भी प्रदान करता है। जड़ व तने की पेरेनकाइमा पोषक तत्व और जल का भी भंडारण करती है। जड़ और तने होती है उसमें जो पेरेनकाइमा होती है वह पोषक तत्व और जल का भंडारण करता है। यानी पेरेनकाइमा का मुख्य कार्य क्या है? जल भोजन का भंडारण करना। इसके तीन पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं, क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा कुछ पेरेनकाइमा ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है। पेरेनकाइमा में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण किसकी प्रक्रिया संपन्न होती है? प्रकाश संश्लेषण की। ऐसी स्थिति में इन ऊतकों को क्लोरेनकाइमा यानी हरित ऊतक कहा जाता है। कौन से ऊतक होते हैं? हरित ऊतक। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। कौन सी क्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। एरेनकाइमा ये होती है जलीय पौधों में। जो पौधे जल वाले, जो जल में पाए जाने वाले जो पौधे उनमें एरेनकाइमा पाया जाता है। पेरेनकाइमा की कोशिकाओं के मध्य हवा की बड़ी गुहिकाएं होती है, जिसके कारण जल में तैरती है। यानी एरेनकाइमा के कारण पौधे जल में तैरते। इस प्रकार के ऊतक को एरेनकाइमा कहा जाता है। तो सहायक ऊतक है वो है पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा के दो भाग हो गए, क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा। उसके बाद में आता है कोलेनकाइमा। कौन सा? कोलेनकाइमा। ये पौधों की पत्तियों व तनों में लचीलापन लाते हैं। क्या लेके आते हैं? लचीलापन। ये पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। इसकी कोशिकाएं जीवित होती है, लंबी होती है,
अनियमित ढंग से कोनों पर पेक्टिन के जमाव के कारण मोटी होती है। किसके कारण? पेक्टिन के जमाव के कारण मोटी होती है। किसमें? कोलेन कायमा में। इस ऊतक को एपिडर्मिस के नीचे प्राणव्रत में पा सकते हैं, यानी कहाँ ढूंढ सकते हैं इसको? एपिडर्मिस के नीचे जो पर्णव्रत होते हैं, जो पौधे होते हैं यानी कि जो तने होते हैं, उनके बीच में जो गठान होती है बीच बीच में, वो पर्णव्रत में कोलेन कायमा पाई जाती है। रिक्तिकाएं छोटी होती है और एक तरफ होती है, कम सघन और जीवित होती है। कोशिकाएं भित्ति असमान रूप से मोटी और पतली होती है। इसके बाद में आता है अपना स्क्लेरेन कायमा। यह सरल स्थायी ऊतक को कठोरता प्रदान करता है। सहायता में भी क्या प्रदान करता है? कठोरता। इस ऊतक की कोशिकाएं मृत होती है, लंबी होती है, पतली होती है, क्योंकि इस ऊतक की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है। जो कोलेन कायमा है उसकी किसके कारण? पेक्टिन के कारण मोटी होती है, और स्क्लेरेन कायमा की लिग्निन के कारण मोटी होती है। ये इतनी मोटी होती है कि इनके अंदर कोई स्थान नहीं होता है। यह ऊतक तने में, संवहन बंडल के समीप, पत्तों की शिराओं में, बीजों व फलों के कठोर छिलके में उपस्थित होता है। कोशिका द्रव्य नहीं पाया जाता, यानी कोशिका द्रव्य क्या होता है? अनुपस्थित होता है, क्योंकि इतनी ही कठोर होती है। रिक्तिकाएं अनुपस्थित होते हैं, रिक्तिकाएं भी नहीं होती। कोशिकाएं लंबी होती है, सक्रिय होती है और मोटी होती है। सरल स्थायी ऊतक के बाद में अगला पार्ट आता है अपना जटिल स्थायी ऊतक। जटिल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। जो जाइलम फ्लोएम होता है, इसकी खोज किसने की थी? नाम किसने दिया था? नगेली ने। ये क्या होते हैं? संवहन ऊतक होते हैं। दोनों कौन से ऊतक होते हैं? संवहन ऊतक होते हैं। पहले जाइलम की बात कर लेंगे। जाइलम में क्या क्या पाया जाता है? कि वाहिनिका होती है, वाहिका होती है, जाइलम पेरेनकाइमा होती है, जाइलम फाइबर होता है। इसके बाद में आता है फ्लोएम। फ्लोएम में चालनी कोशिकाएं होती है, सहचरी कोशिकाएं होती है, फ्लोएम पेरेनकाइमा होता है और फ्लोएम फाइबर होता है। वाहिनिकाओं के बारे में अपन देखेंगे कि वाहिनिकाएं क्या होती है, कैसी संरचना होती है वाहिनिकाओं की। इसकी कोशिका भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है। वाहिनिकाओं की कोशिका भित्ति किसके कारण मोटी होती है? लिग्निन के कारण मोटी होती है। तथा कोशिकाएं मृत होती है। कैसी होती है? कोशिकाएं मृत होती है। इसकी संरचना नलिकाकार होती है। इसके द्वारा पानी व खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है, यानी पानी और खनिज लवण को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाने का काम जाइलम का होता है, वाहिनिका का होता है। इसके माध्यम से खनिज लवण ऊपर की तरफ जाता है। वाहिकाएं भी इसी तरह कार्य करती है और इसी का पार्ट होती है। जाइलम होती है जो जाइलम पेरेनकाइमा होती है, ये भोजन का संग्रहण करती है। किसका संग्रहण करती है? भोजन का। और किनारों की ओर पानी के पार्श्व संवहन में मदद करती है। कोशिकाएं जीवित होती है। जाइलम फाइबर क्या होती है? इसकी कोशिकाएं मृत होती है। ये मुख्यतः सहारा देने का कार्य करते हैं। कौन सा? जाइलम फाइबर। कार्य देख लो। जड़ द्वारा मिट्टी से प्राप्त जल और खनिज को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। जाइलम पदार्थों को एक ही दिशा में ऊपर की ओर परिवहन करता है। फ्लोएम। फ्लोएम में पहली होती चालनी नलिका होती है। ये छिद्रित भित्ति सेलुलोज व नलिकाकार कोशिकाएं होती है। इनकी कोशिकाएं जीवित होती है। दूसरा है सहचरी कोशिकाएं। ये जीवित कोशिकाएं होती है। लंबी, सक्रिय, सघन, जीव द्रव्य एवं बड़े केंद्रक वाली कोशिकाएं होती है। फ्लोएम रेशे, ये क्या होता है? ये मृत होते हैं। ये स्क्लेरेन कायमा के रेशे दृढ़ता प्रदान करते हैं। फ्लोएम पेरेनकाइमा ये भोजन का संग्रहण करती है और धीमी गति से उनका संवहन करती है। कार्य क्या क्या है इसके फ्लोएम के? कि ये पौधों की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बने भोजन को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाना। यह जाइलम के असमान पदार्थों को कोशिकाओं
में दोनों दिशाओं में गति करा सकता है। फ्लोएम का कोई यांत्रिक कार्य नहीं है। जाइलम और फ्लोएम में देख लो कि कोशिका द्रव्य जाइलम में नहीं पाया जाता है, फ्लोएम में कोशिका द्रव्य पाया जाता है। जो जाइलम होता है वो खनिज व जल का संवहन करता है, जबकि फ्लोएम पादपों से निर्मित भोजन का संवहन करता है। ये सभी पादप ऊतक के उदाहरण है। इसके बाद में देखेंगे अपन जंतु ऊतक। जंतु ऊतक में अपन पढ़ेंगे कि जो पेशीय कोशिकाओं का सिकुड़ना और फैलना, शरीर में गति प्रदान करना, ये ऊतकों का कार्य है। यानी टिश्यू का कार्य क्या है कि शरीर जो पेशीय कोशिकाएं होती है उसमें सिकुड़ने का कार्य करता है और फैलने का कार्य ऊतक के द्वारा ही किया जाता है। ऑक्सीजन फेफड़ों के द्वारा अवशोषित की जाती है। किसके द्वारा? फेफड़ों के द्वारा अवशोषित की जाती है। जो रक्त होता है शरीर के सभी भागों में अपशिष्ट पदार्थों को एकत्र कर यकृत और वृक्क तक उत्सर्जन के लिए पहुंचाता है। तो जो तीनों का कार्य देख लो, जो पेशीय कोशिका, ऑक्सीजन और रक्त। पेशीय कोशिका का कार्य सिकुड़ना और फैलना, ऑक्सीजन का कार्य फेफड़ों के द्वारा अवशोषित करना, ऑक्सीजन को फेफड़ों के द्वारा अवशोषित करना। और जो रक्त होता है, जो शरीर के भागों में जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको बाहर निकालना। एपिथीलियम ऊतक पहला कौन सा होता है जंतु ऊतक में? एपिथीलियम ऊतक, जिसको उपकला ऊतक भी कहते हैं। जंतु के शरीर को ढकने तथा बाह्य रक्षा प्रदान करने वाला ऊतक कौन सा होता है? एपिथीलियम ऊतक होता है। त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी नली का स्तर, फेफड़ों की कोशिकाएं, वृक्क नली आदि में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है एपिथेलियम ऊतक? त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी जो नली होती है उसका जो अस्तर होता है वो एपिथेलियम ऊतक का बना होता है। फेफड़ों की कोशिकाएं और वृक्कीय नली। कितने प्रकार के होते हैं ये? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4। पहला होता है सरल सल्की एपिथेलियम, त्वरित सल्की एपिथेलियम, स्तंभाकार जिसको पक्षमाभी एपिथेलियम कहते हैं, और एक होता है घनाकार एपिथेलियम। कौन सा? घनाकार एपिथेलियम। अपन पूरा अध्ययन करेंगे। अब सबसे पहले देखेंगे अपन सरल सल्की एपिथेलियम। इसकी जो संरचना होती है, कोशिकाएं होती है, वो चपटी होती है और कोमल होती है। कैसी होती है? चपटी और कोमल। शरीर का जो रक्षात्मक कवच होता है वो सरल सल्की एपिथेलियम का ही बना होता है, यानी कि अर्थात त्वचा इसी की बनी होती है। कहाँ पे पाई जाती है ये? रक्त नलिका की दीवारों पर भी मिलेगा। फेफड़ों के अंदर जो वायु कोश होते हैं उसमें भी सरल सल्की एपिथेलियम पाया जाएगा। जो ग्रास नली है, जो अपन खाना खाते हैं, वो उस नली में भी सरल सल्की एपिथेलियम पाया जाएगा। शरीर के बाहरी सतह पर सरल सल्की एपिथेलियम पाया जाएगा। इसके बाद में आता है स्तरित सल्की एपिथेलियम। कौन सा? स्तरित सल्की एपिथेलियम। त्वचा की एपिथेलियम कोशिकाएं इनको कटने तथा फटने से बचाने के लिए कई परतों में व्यवस्थित होती है। उसके बाद में आता है स्तंभाकार यानी पक्षमाभी। इसका कार्य क्या है कि जहां अवशोषण और स्रावन होता है वहां पर स्तंभाकार ऊतक पाए जाते हैं। आंत के भीतरी स्तर में स्तंभाकार ऊतक पाए जाते हैं। और कहाँ पे पाए जाते हैं? आमाशय में पाए जाते हैं, छोटी आंत की परत में पाया जाता है, श्वसन पथ में पाया जाता है। कौन सा? स्तंभाकार। कहाँ पे पाया जाता है? श्वसन पथ में, यानी कि जो रास्ता श्वास वाला जो रास्ता होता है उसमें ये पाया जाता है। यह स्तंभाकार एपिथेलियम अवरोधों को पार करने में सहायता प्रदान करता है। किसमें सहायता प्रदान करता है? कि जो एपिथेलियम ऊतक होता है वो एपिथेलियम को जो अवरोधों को पार करने में सहायता प्रदान करता है। अभी देखा अपन ने श्वास नली में पाया जाता है ये स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक में पक्षमाभ होते हैं। क्या होते हैं? पक्षमाभ होते हैं। इनकी सतह पर बाल जैसी रचनाएं होती है। कैसी होती है?
बाल जैसी रचनाओं को ही पक्षमाप कहते हैं। ये पक्षमाप गति कर सकते हैं तथा इनकी गति श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करके साफ करने में सहायता करती है। इसके बाद में आता है घनाकार एपिथेलियम। कौन सा? घनाकार एपिथेलियम। यह वृक्कीय नली तथा ग्रंथि की नली के स्तर का निर्माण करता है, जहां यह उसे यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। लार ग्रंथियों में पाया जाता है घनाकार एपिथेलियम। ध्यान रखना, वृषण तथा अंडाशय ग्रंथियों के निर्माण में भी घनाकार एपिथेलियम प्राप्त होता है। एक होता है ग्रंथिल एपिथेलियम। ये क्या होता है कि कभी कभी जो एपिथेलियम ऊतक होता है का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ जाता है। कहाँ मुड़ जाता है? अंदर की तरफ मुड़ जाता है तथा एक बहुकोशिकीय ग्रंथि का निर्माण करता है। इसे ही ग्रंथिल एपिथेलियम कहते हैं। इसके बाद में दूसरा जंतु ऊतक का दूसरा भाग आ जाएगा संयोजी ऊतक। कौन सा? संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक में पहला है तरल संयोजी ऊतक। ये दो प्रकार के होते हैं, रक्त और लसिका। तरल जो होते हैं वो रक्त और लसिका होते हैं। रक्त में ये गैस और शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन्स और उत्सर्जित पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? संवहन का कार्य करता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये किसमें पाया जाता है? ब्लड में पाया जाता है, यानी रक्त में। जो डब्ल्यूबीसी होती है वो रोगाणुओं से शरीर की रक्षा करता है। डब्ल्यूबीसी के द्वारा रोगाणुओं से किसकी रक्षा होती है? शरीर की। और जो प्लेटलेट्स है ये रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। संयोजी ऊतक की अविभेदित कोशिकाएं होती है, उसको बोलते हैं मेजेनकाइमल कोशिका। जो शरीर की तो संयोजी ऊतक की जो अविभेदित कोशिकाएं होती हैं उसको कौन सी कोशिकाएं बोलते हैं? मेजेनकाइमल कोशिका कहते हैं। रक्त का जो दूसरा भाग होता है वो होता है प्लाज्मा। जो रक्त के तरल अधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा किसे कहते हैं? जो रक्त का जो भाग होता है अधात्री उसको प्लाज्मा कहते हैं। इसमें आरबीसी भी होती है, डब्ल्यूबीसी भी होती है और प्लेटलेट्स निलंबित होते हैं। इसमें प्रोटीन, नमक और हार्मोन्स होते हैं। जो तरल संयोजी ऊतक है उसके यही भाग है, प्लाज्मा और रक्त। उसके बाद में आता है कंकाली संयोजी ऊतक। इसमें है अस्थि और उपास्थि। कंकाली संयोजी ऊतक के कितने भाग है? अस्थि और उपास्थि। जो अस्थि होती है, अस्थि में उपस्थित सेल को ओक्टियोसाइट्स कहते हैं, जबकि उपास्थि में जो सेल होती है उसको कॉन्ड्रियोसाइट्स कहते हैं। जो उपास्थि होती है इसकी ठोस अधात्री प्रोटीन और शर्करा से बनी होती है। एक नाक, कान, कंठ, श्वास नली में पाई जाती है। उसके बाद में एरिओलर संयोजी ऊतक। कंकाली संयोजी ऊतक के बाद में आता है एरिओलर संयोजी ऊतक। ये ढीले एरिओलर संयोजी ऊतक होते हैं और ये होते हैं घने एरिओलर संयोजी ऊतक। इसका काम क्या है कि ये त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नलिका के चारों ओर तथा नसों तथा अस्थि मज्जा में पाए जाते हैं। जो इसका और कार्य क्या है? यह अंगों के भीतर वाली जो भीतर सतह होती है, अंगों के भीतर की खाली जगह को भरने का काम करते हैं। ये आंतरिक अंगों को सहायता प्रदान करता है, सहारा प्रदान करता है, ऊतकों की मरम्मत में सहायता करता है। कौन सा? एरियोलर संयोजी ऊतक। जो ढीले हैं और घने हैं। तो घने में दो आते हैं, कंडरा यानी टेंडन और स्नायु यानी अस्थि को जो अस्थि से जोड़ते हैं स्नायु या लिगामेंट कहते हैं। ध्यान रखना, अस्थि को अस्थि से जोड़ने का कार्य कौन करता है? लिगामेंट। और अस्थि को मांसपेशी से जोड़ने का कार्य कौन करता है? कंडरा या टेंडन। इसके बाद में आता है अपना पेशीय ऊतक। ये अस्थि को बांधे रखता है, पेशियों में संकुचन एवं प्रसारण का कार्य यानी सिकुड़ने वाला प्रोटीन करता है। दो प्रकार के होते हैं, ऐच्छिक यानी पेशीय जिसको रेखीय भी बोलते हैं और एक होती है अनैच्छिक अरेखीय पेशीय ऊतक।
जो ऐच्छिक होता है वो कंकालीय पेशी होती है, रेखिक पेशी होती है केंद्र तथा धारियों में। इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी होती है, बेलनाकार होती है, शाखा रहित होती है, बहुनाभिकीय होती है, अनेक केंद्रक पाए जाते हैं इसमें अनुपस्थित पट्टियां होती है, अनुप्रस्थ पट्टियां होती हैं। ये एकांतर क्रम में हल्के तथा गहरे रंग की होती है। उसके बाद में होता है अनैच्छिक, जिसको बोलते हैं अरेखीय। हृदय पेशियां भी इसी में शामिल होगी, चिकनी और हृदय पेशियां। हृदय पेशियां ये कैसी होती है, ये लय बंद होकर प्रसार एवं संकुचन करती रहती है, और कार्डिक जो हृदय होता है हृदय पेशी कहलाती है। ये बेलनाकार शाखाओं वाली एक केंद्रीय होती है। कैसी होती है, एक केंद्रीय होती है। उसके बाद में त्रकरूपी पेशी है, जो चिकनी पेशियां होती है उसको त्रक रूपी पेशियां भी कहते हैं। एग्जाम्पल में आहार नली में भोजन का प्रवाह या रक्त नलिका का प्रसार एवं संकुचन करती है। ये आग की पलक, मूत्रवाहिनी, फेफड़ों की श्वास नली में पाया जाता है। आरेखित पेशियां भी कहते हैं, ये इसका एक केंद्रक होता है। इसके बाद में जो चौथे नंबर की होती है उसको बोलते हैं तंत्रिका ऊतक। कौन सी, तंत्रिका ऊतक। इसमें 3 भाग होते हैं, मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं। तंत्रिका ऊतक क्या करती है, इसमें उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है। जो उत्तेजना होती है उसके अनुकूल जो प्रतिक्रिया होती है वो तंत्रिका ऊतक में होती है। तंत्रिका कोशिकाएं न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं। न्यूरॉन्स का कार्य क्या है, विद्युत संकेतों को संचारित करना। किसको, विद्युत संकेतों को संचारित करने का कार्य न्यूरॉन्स का होता है। न्यूरॉन्स में कौन से पार्ट होते हैं, सब एक होता है प्रवर्ध या डेंड्राइट्स, छोटी छोटी जो शाखाएं होती है उसको डेंड्राइट्स कहते हैं। कोशिका काय होता है, एक्सोन होता है, तंत्रिकाक्ष होता है। उसके बाद में जो मस्तिष्क होता है इसमें 3 भाग होते हैं, अग्र, पश्च और मध्य। अग्र सेरिब्रम जिसको प्रमस्तिष्क कहते हैं, थैलेमस जो बाहरी जानकारी देता है उसको थैलेमस, और हाइपोथैलेमस आंतरिक भाग। यानी कि मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र के भी 3 भाग होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। जो मध्य होता है उसके 2 भाग होते हैं, कार्पोरा और सेरिब्रल। कार्पोरा का कार्य सिर्फ देखना और सुनने को नियंत्रित करना होता है, और सेरिब्रल का कार्य मेरुरज्जु को कंट्रोल करना होता है। मेरुरज्जु का जो मुख्य कार्य होता है वो है रिफ्लेक्स एक्शन, यानी प्रतिवृत्ति क्रिया का नियंत्रण करना। आंख में कीड़ा गिरने पर आंख का बंद हो जाना, ये सब किसके कार्य है, मेरुरज्जु के। जो पीछे का भाग होता है उसको बोलते हैं मस्तिष्क का पश्च भाग। ये 2 प्रकार के होते हैं, सेरिबेलम ये बैलेंस का कार्य करता है, यानी कि शरीर में जो बैलेंस है, संतुलन है, उसको बनाने का कार्य ये वाला भाग करता है। दूसरा होता है मेडुला ओब्लोगेटा, श्वसन और पाचन तंत्र का कार्य करता है।